Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter, chapter number 5, that is laws of motion. Laws of motion स्टार्ट करते हैं, 3-4 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें डिस्कस करना है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, वो डिस्कस करेंगे। इनर्शिया थोड़ा सा ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में से हट चुका है। मोमेंटम डिस्कस करेंगे एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स को। फोर्स, व्हाट इज मीन ऑफ फोर्स? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स मीन्स इट इज अ पुश और पुल। पुश और पुल मतलब किसी भी चीज को पुश करना या उसको पुल करना, खींचना ही क्या है? फोर्स है। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट, अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, इट चेंज द शेप। क्या करता है? शेप को चेंज कर देता है। जब किसी बॉडी पे, जैसे स्पंज लाइक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका साइज क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इट चेंज द साइज। जैसे आप कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, तो ना उस वैल्यू पे अगर प्रेशर डालेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने से उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, एक तो वो उसका साइज को चेंज कर देता है, उसके शेप को चेंज करता है। सेकेंड, नेक्स्ट, इट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि उस फोर्स जो है उस बॉडी के मोशन के स्टेट को चेंज करता है। मोशन के स्टेट को मीन्स, अगर लेट अस सपोज अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है और इस रेस्ट बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से इसकी स्पीड में चेंज होता है। क्या हो जाता है? स्पीड में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स लगाने से क्या होता है कि किसी भी बॉडी के मोशन का जो स्टेट है, उस मोशन के स्टेट को वो चेंज कर सकता है। लेट अस सपोज कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्टेट पे मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, फोर्स अप्लाई करेंगे, स्पीड या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो उसमें उसके स्पीड को चेंज कर देते हैं। या अगर इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। लेट अस सपोज अगर कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमने इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें तो स्ट्रेट ना जाके कहाँ जाएगा? वो अपने पोजीशन को, ये सॉरी अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा, वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फोर्स जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन के स्टेट में उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो बॉडी को क्या कर देगा? रेस्ट में ला देगा। तो वो मोशन मतलब रेस्ट ऑफ पोजीशन को भी, सॉरी मोशन के पोजीशन को भी चेंज कर सकता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ये फोर्स के इफेक्ट है। क्या है? फोर्स के इफेक्ट है कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, वो सारे इफेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड फोर्स बेसिकली इट इज अ पुश और पुल। बेसिकली इट इज अ पुश और पुल, ठीक है ना। पुश या पुल है विच आइदर चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जो क्या करता है? किसी बॉडी के रेस्ट के स्टेट को चेंज करता है या मोशन के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो दिस इज फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन में हम मेजर करते हैं फोर्स को, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको
आइडेंटिफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। एक इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, और इसके साथ साथ चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस ये शो करता है कि उस पॉइंट को, सॉरी फोर्स को किस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक दिस वी हैव अ बॉटल, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल पे हमें फोर्स अप्लाई करना है। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे इसके मिडिल पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेट मूव करेगा, कहा जाएगा वो स्ट्रेट मूव करेगा। लेकिन अगर वही 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट के डायरेक्शन में अगर इस टॉप पॉइंट पे अगर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा इस तरीके से, क्या जाएगा, ये पॉइंट नीचे जाएगा, ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस किस ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस अगर हम चेंज करेंगे तो वो फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे अभी एग्जांपल बताया, बॉटल के मिडल पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेट मूव करेगा, टॉप पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मैग्नीट्यूड उतना है, डायरेक्शन उतना है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करने से क्या होता है, पूरा फोर्स का इफेक्ट जो है वो चेंज होता है। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 पॉइंट चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फोर्स के, मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, एंड क्या क्या चेंजेस कर सकता है फोर्स, वो चीज़ें बता दी। डेफिनेशन सबको पता है, फोर्स बेसिकली इट इज अ पुश और पुल या इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल। हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स जो है वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है, जिसके कारण या तो वो रेस्ट पोजीशन में रहता है या रेस्ट पोजीशन से मोशन के स्टेट में आने की कोशिश करता है, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार हट चुका है, ठीक ना, इनर्शिया, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इनर्शिया बेसिकली इट इज द डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डिसेबिलिटी है जिसके कारण वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड खुद से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो है इसके पोजीशन को चेंज कर देगा या करने की कोशिश करेगा। तो इनर्शिया बेसिकली इट इज अ disability of a material or an object by which it do not change its position by itself, ठीक है। तो इस तरीके से इनर्शिया है बेसिकली क्या है, एक लेजीनेस कह सकते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लेजीनेस है, एक आलसपन है। मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में चाहता ही नहीं है कि वह अपने पोजीशन को चेंज करे या अपने में कुछ अपने आप कुछ चेंजेस करे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका शेप एंड साइज वो खुद चेंज नहीं कर सकता। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो कभी भी वो खुद से मोशन के स्टेट में नहीं आ सकता है, या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो उस बॉडी के पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से रेस्ट में आ जाए, ठीक ना। जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तभी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तभी उसके मोशन ऑफ स्टेट में चेंज हो सकते हैं, तब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। कब? जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इनर्शिया इट इज द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, कितने टाइप्स के इनर्शिया होते हैं? इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इसको दिया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनर्शिया 3 टाइप्स की इनर्शिया है। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड inertia of motion, inertia of motion, and next inertia of direction, inertia of direction, inertia of rest,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो इस रेस्ट पोजीशन में इसके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी एबिलिटी नहीं है कि वह अपनी रेस्ट पोजीशन को खुद से चेंज कर सके। क्या कर सके? खुद से चेंज कर सके। ठीक है, तो उस इनर्शिया को हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, जब इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इस बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट होता है कि सबसे पहले उस फोर्स को वो अपोज करता है। फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब वो ये चाहेगा ही नहीं खुद से, या फोर्स अप्लाई होने के बाद भी उसके अंदर एक ये आलसपन है, वो ये चाहेगा नहीं कि मैं गति करूं, कि मैं मोशन के स्टेट में आऊं। तो इसका मतलब है फोर्स अप्लाई करेंगे, शुरू में इनिशियली फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल से अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उसके पास डिसेबिलिटी है, उसके पास एक टेंडेंसी है, हम कह सकते हैं कि उसके पास एक टेंडेंसी है जिसके कारण वो अपने पोजीशन से हिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन जोर जबरदस्ती, जब इसमें हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जोर जबरदस्ती वो ना चाहते हुए भी अपने स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है ना? जैसे आलसपन होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप बिस्तर में लेटे पड़े हैं और सुबह के 7 बज गए, मम्मी चिल्ला रही है उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन आपके अंदर एक आलसपन है, आप सोच रहे हैं कि अरे 5-10 मिनट और सो लेता हूँ, 5-10 मिनट और सो लेता हूँ। तो आपके अंदर क्या एक आलसपन है, आपके अंदर एक इनर्शिया है, ठीक है, जिसके कारण आप सुबह 7 बजे उठना नहीं चाह रहे। लेकिन बाद में जब पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाते हैं, बहुत आपको सुनाते हैं, तो जब आपके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है फिर आप ना चाहते हुए भी आपको उठना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज है रेस्ट ऑफ इनर्शिया कि आप बेड पर पड़े हैं, आप अपने बेड्स को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो जो इनर्शिया है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्लियर है? एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को या अपने मोशन को चेंज करना नहीं चाहता। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में लेट अस सपोज कि कोई भी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास टेंडेंसी है, उसके पास अपना एक टेंडेंसी है, वो ये चाहेगा कि मेरी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, डायरेक्ट इसमें स्पीड में कोई चेंजेस ना तो ये स्पीड बढ़े और ना ही ये स्पीड घटे, और ना ही वो खुद से अपने आप से इस स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और ना ही इस स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। तो दिस टेंडेंसी और दिस इनर्शिया इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। के मोशन के स्टेट में उसके पास जो इनर्शिया है उस इनर्शिया को कहेंगे हम मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कब लगता है? जब कोई बॉडी मोशन में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा, चलो। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस बॉडी के पास कोई भी कैपेबिलिटी या कोई भी एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से अपने डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है? मतलब इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि कोई भी बॉडी खुद से अपने आप से अपने डायरेक्शन को क्या कर सके? चेंज कर सके। तो इसलिए इस तरीके की जो इनर्शिया होती है, जो डायरेक्शन ना चेंज करने की जो एबिलिटी है या जो डिसेबिलिटी है, उसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या अगर हम इस पे फोर्स लगा के इसके डायरेक्शन को चेंज करना अगर चाहे भी, तो सबसे पहले क्या करेगा? ये उस फोर्स को अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब तक रोक सकता है तब तक वो रोकेगा, जब इसके एबिलिटी से बाहर हो जाएगा फिर जाके उसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा? अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियली शुरू में वो क्या करता है? जो फोर्स उसमें अप्लाई होता है उस फोर्स को अपोज करता है, उस फोर्स को रोकने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स रोकने की वो कोशिश कर रहा है अपने आप से, तो उस चीज को भी हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम यहाँ पे, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स इनिशियली बॉडी क्या करेगा? इस फोर्स को अपोज करेगा, जितना हो सकता है वो अपोज करेगा, लेकिन जैसे ही उसके हद से बाहर हो जाएगा फोर्स, तो उसको डायरेक्शन या मोशन या रेस्ट पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज
इनर्शिया। ठीक है ना, तो बेसिकली आप एक सिंपल से वर्ड में या सिंपल से लैंग्वेज में अगर इनर्शिया को समझें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का क्या है, आलसपन है, कि बॉडी कितना आलसी है, ठीक है ना, वो चीज बताता है इनर्शिया। ठीक है, या इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा वो बॉडी उतना ज्यादा उसके पास इनर्शिया हो। मतलब उस ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें मोशन के स्टेट में ले जाना है या रेस्ट में लाना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया बेसिकली मेजरमेंट है किसका, मास का। ठीक है ना, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनर्शिया हो गया, इन टाइप्स ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनर्शिया क्या है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इसी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, देखिए लॉज ऑफ मोशन में क्या है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं। देखो ये जितने भी लॉज है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, ये तीनों लॉज जो है किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। ठीक है ना, न्यूटन का अपना ये लॉज है, फंडामेंटल लॉज है, जो कि हर एक मैकेनिज्म में और हर एक मैकेनिक्स में ये अप्लाई होता है, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, कोई भी मैकेनिक्स हो, ये फंडामेंटल लॉज है नेचर के, क्योंकि नेचर जो है इन फंडामेंटल लॉज को फॉलो करता है। एंड फर्स्ट लॉ इसमें आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, एंड लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंप्लीटली कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट्स। चलो सिंपल सा है स्टेटमेंट है किसका, कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट ऑफ स्टेट में है तो वो रेस्ट ऑफ स्टेट में तब तक बने रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है तो तब तक यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में बना रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को भी चेंज करेगा, वह अपने रेस्ट पोजीशन को भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट states of rest or uniform motion continue its state of rest or uniform motion unless motion in a straight line, डायरेक्शन भी फिक्स्ड कर देते हैं, straight line unless it is compelled by some external force, क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगा, वो यूनिफॉर्म रेस्ट के स्टेट में रहेगा, वो अपने पोजीशन या रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। मतलब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके। तो दिस इज नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लॉज ऑफ इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया। सुनो नेक्स्ट सेकेंड लॉ है
देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हम क्या करते हैं किसी बस पे जा रहे हैं, ठीक है ना, बस पे बैठे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से बस चलती है और अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है, ठीक है ना। जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या करते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। क्यों? रीजन ये है कि जब हम बस में बैठे हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो बस के साथ क्या है, मोशन के स्टेट में, वो एक यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में। अब जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने से बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है, लेकिन हमारे अपर बॉडी का जो स्पीड है अभी भी पहले वाले स्पीड से ही मूव करता है और लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है या उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो नीचे वाला पार्ट रेस्ट में, ऊपर वाला पार्ट मोशन में, इसलिए क्या होता है हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे ही कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी बाइक में जाते हैं, जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो आप जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। रीजन क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स? क्योंकि इनिशियली आपका पूरा जो बॉडी है वो रेस्ट ऑफ मोशन में है, सॉरी रेस्ट ऑफ स्टेट में है, पूरा बॉडी क्या है, रेस्ट ऑफ स्टेट में है। जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं, वैसे बाइक जैसे चलने लगती है तो लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो मोशन में आ जाता है, अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में होने के कारण वो कहाँ आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फ्रूट वाला ट्री है, ठीक है ना, उसके ब्रांचेस को जब हम क्या करते हैं, हिलाते हैं, वेव करते हैं, तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट जो है वो टूट के नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम टहनी को हिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके नीचे जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो फ्रूट रेस्ट ऑफ स्टेट में होता है, और ऊपर जो टहनी होती है वो मोशन के अचानक से मोशन के स्टेट में आ जाता है, और वो रेस्ट में होने के कारण और ऊपर से जो उसकी टहनी है वो मोशन के स्टेट में आने के कारण वो उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं जो कि बेस्ड है आपका फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पे। एंड सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। देखिए रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर्स में। लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब लीनियर मोमेंटम में जितना चेंज होगा वो चेंज अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ F इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, P इज द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। F is equal to dp upon dt, F is proportional to dp upon dt, so now F is equal to k dp upon dt। तो बाय एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू 1 होता है, बट k is equal to 1, तो F is equal to जो dp upon dt। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो हो जाएगा dp upon dt के इक्वल, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स को हम इस टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बहुत बढ़िया। बट लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है mb, ये फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mb। आप अभी इसको आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो P इज इक्वल टू mb, तो P यहाँ पे रखेंगे तो F इज इक्वल टू d अपॉन dt mb। सुनो m कांस्टेंट है, m को बाहर ले लेते हैं, तो dv अपॉन dt
and dv upon dt means rate of change in velocity. dv upon dt it is rate of change in velocity. rate of change in velocity is called acceleration. तो f is equal to क्या जाए आपका m a, f is equal to m. तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में f जो है वो किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है. इस मीन्स इस इक्वेशंस का मतलब है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा. मतलब अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट मोशन में है, कोई भी बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पे कहीं ना कहीं एक फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है. तो अगर फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. let us see if f is equal to 0, अगर फोर्स 0 है देन ma is equal to 0. अगर ma 0 है देन a is equal to 0, क्योंकि m तो 0 नहीं हो सकता ना, तो एक्सेलरेशन 0 होगा. if acceleration is 0 then dv upon dt, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv upon dt is equal to 0. मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 का मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है. तो v यहाँ पे क्या जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, v क्या जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, v क्या जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी जिस पर फोर्स 0 है, फोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में v जो है कांस्टेंट होगा और v जो है वो आपका क्या होगा 0 होगा. दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो v 0 हो या v कांस्टेंट हो. तो इसका मतलब फोर्स अगर नहीं है, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में रहेगा. एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. तो मतलब सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इंक्लूडेड होता है, उसके अंदर वो इंक्लूड है. तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कि f अगर 0 है देन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एंड वेलोसिटी 0 होगा. दो कंडीशन से एक कंडीशन, दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट और v इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है. ठीक है ना, कैसे सिंपल है वो देखते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर अप्लाई करता है. जैसे मान लेते हैं आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जितना चोट उसे लगता है उतना ही चोट आपको भी लगता है. क्यों? जैसे मैं इस बोर्ड पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये बोर्ड भी मेरे पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अपोजिट रिएक्शन. ये बुक्स क्यों गिर रहे हैं आज? ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब हर एक एक्शन का अपना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. इट मीन्स एक ये बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये बॉडी इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है यहां पे, लेट अस सपोज ये वाला बॉडी, ए बॉडी जो है वो बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ए बी पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा एफ ए उतना ही फोर्स बी इस पे भी अप्लाई करेगा एफ बी. देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो अपोजिट रिएक्शन है. तो जब भी कहीं पे भी एक्शन होता है तो उसका अपना एक अपोजिट रिएक्शन हमेशा होता है. ठीक है, जहां पे भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स का अपना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है. इसी के कारण बहुत सारी फिनोमेना हमारे साथ डेली लाइफ में होता रहता है. जैसे हम वॉक करते हैं तो वॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? अपोजिट रिएक्शन. क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो अपने पैर से क्या करते हैं? अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं. जब पीछे की तरफ उसको पुश करते हैं तो अर्थ क्या करता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स क्या करता है?
आगे की तरफ लगाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे वॉक कर पाते हैं। वैसे अगर वाटर में वॉक नहीं कर सकते, पानी में क्या चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते, क्योंकि जब वाटर को हम पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे वाटर पे, तो वाटर अपोजिट में रिएक्शन नहीं लगा पाएगा, जब नहीं लगेगा तो हम वॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस में यही है कि एवरी एक्शंस हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 लॉज ऑफ मोशन हो गए, इनर्शिया हो गया, फोर्सेस हो गए। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थक गया यार।